सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां एक ही जिला आग की तरह गर्म भी होता है और वही जिला सर्दियों में सबसे ठंडा भी हो जाता है। हाँ, और जहाँ इतिहास के पन्नों में किसी भ्रष्टाचार या करप्शन के खिलाफ नहीं बल्कि पीतल और मिट्टी के बर्तनों के फर्क पर बगावत कर दी गई हो। बिल्कुल। या फिर जहां स्वदेशी के नाम पर कैदियों ने कड़ी ठंड में नंगे घूमना तक कबूल कर लिया। सुनने में तो किसी थ्रिलर नॉवेल का प्लॉट लगता है ना। सही कहा। पर दरअसल ये उस मिट्टी की हकीकत है जिसे हम बिहार कहते हैं। और आज की इस गहन चर्चा में हम यहीं के भूगोल, इतिहास और आंकड़ों की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य इन सारे तथ्यों को आसान और रोचक बनाना है। और एक बेहद जरूरी बात बता दूं शुरू करने से पहले। हाँ, बिल्कुल बताइए। आज हम जिस शानदार स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं ना, वो दरअसल एग्जाम वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल से आई है। उन्होंने तथ्यों का जो संकलन किया है वो वाकई बेहतरीन है। ओह बिल्कुल। एग्जाम वेदा एकेडमी का ये जो कंटेंट है ये खासकर उन सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत मददगार है जो बीपीएससी और बिहार के बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एकदम सही। इस कंटेंट से बीपीएससी के लिए एक बेहद मजबूत नींव बन सकती है। तो चलिए जमीन से शुरुआत करते हैं। बिहार का भौगोलिक नक्शे वाला पजल दिमाग घुमाने वाला है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, करीब 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स। पर इसमें दिलचस्प बात यह है कि आबादी के हिसाब से ये तीसरे नंबर पर आता है। यानी जमीन कम और लोग ज्यादा। एग्जैक्टली। और यही अनुपात आगे चलकर राज्य की आर्थिक और सामाजिक दशा तय करता है। और इसकी सीमाएं भी देखिए ना। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है नेपाल के साथ। हाँ, जो करीब 729 किलोमीटर लंबा है और राज्य के 7 जिलों को छूता है। सही काम। और दूसरी तरफ पश्चिम में उत्तर प्रदेश से 8 जिले लगते हैं, दक्षिण में झारखंड से 8 जिले और पूरब में वेस्ट बंगाल से 3 जिले लगते हैं। मतलब अलग अलग संस्कृतियों के बीच में घिरा हुआ है। और इन सीमाओं की छोर की बात करें तो सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे दक्षिणी गया है। और सबसे पूर्वी किशनगंज और पश्चिमी कैमूर है। किशनगंज का नाम आते ही मुझे हैरानी होती है। वहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, यहाँ तक कि चाय की खेती भी होती है वहाँ। हाँ, जबकि औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होती है। पर जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा उलझा दिया वो गया जिला वाला तथ्य है। एक बात समझ नहीं आई, एक ही जिला सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों कैसे हो सकता है? ये तो विरोधाभास लगता है ना। पर यहाँ भूगोल और फिजिक्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। किरचॉफ्स लॉ का नाम तो सुना होगा आपने। हाँ, थोड़ा बहुत याद है स्कूल की किताबों से। तो इस नियम का सरल मतलब यह है कि जो सतह जितनी तेजी से गर्मी सोखती है वो उतनी तेजी से गर्मी को वापस छोड़ती भी है। अच्छा, तो गया में ऐसा ही कुछ जमीन के साथ होता है? बिल्कुल। गया का इलाका बहुत पथरीला है। दिन की तपती धूप में ये पत्थर तेजी से गर्मी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी वजह से दिन में वहां का तापमान बाकी किसी भी जिले से ज्यादा हो जाता है। तो पत्थर एक तरह से हीट सिंक बन जाते हैं। सही पकड़ा। पर कहानी रात में बदल जाती है। सूरज ढलते ही यही पत्थर उतनी तेजी से गर्मी छोड़ने लगते हैं और ठंडे हो जाते हैं। ओह, इसलिए वहां की रातें खासकर सर्दियों में अचानक से इतनी ठंडी हो जाती हैं। जमीन की बनावट ही मौसम कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल। अब अगर जमीन ऐसी है तो वहां के लोगों की बात भी करनी चाहिए। 2011 के सेंसस के आंकड़ों पर नजर डालें तो हाँ, जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में पहले स्थान पर है। 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए कितनी भीड़ है वहाँ। और इस भीड़ में भी श्योहर जिले में सबसे ज्यादा लोग घनत्व में रहते हैं और कैमूर में सबसे कम। और जहाँ लोग ज्यादा होंगे वहाँ संसाधनों पर दबाव तो आएगा ही। शिक्षा की बात करें तो साक्षरता दर पूरे राज्य की 61.8% है, जिसमें पुरुषों की 71.2% और महिलाओं की 51.5% है। रोहतास जिला इस मामले में सबसे आगे है। हाँ, वहाँ पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता दर सबसे बेहतर है, जबकि पूर्णिया पुरुष साक्षरता में और सहरसा महिला साक्षरता में सबसे पीछे हैं। ये असमानता साफ दिखाती है कि विकास की रफ्तार हर जिले में अलग-अलग है। पर एक आंकड़ा है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आप सेक्स रेशो की बात कर रहे हैं ना? हाँ। लिंगानुपात। हाँ। बिहार का ओवरऑल सेक्स रेशो 918 है, पर गोपालगंज जिला देखिए, वहाँ 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। यही तो
मैं सोच रही थी कि जब पूरा राज्य 918 पर अटका है तो गोपालगंज अचानक से इस आंकड़े को पार कैसे कर गया? वहां का ढांचा कैसे चल रहा है? देखिए, आंकड़े सिर्फ इंसानों को नहीं गिनते, वो आर्थिक कहानी बताते हैं। ये 1021 का आंकड़ा किसी जादू का नतीजा नहीं है, बल्कि इसका मुख्य कारण है प्रवास, माइग्रेशन। यानी लोग काम की तलाश में बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल। गोपालगंज और उसके आसपास से वयस्क पुरुष रोजगार के लिए दूसरे राज्यों या विदेशों, खासकर खाड़ी देशों में चले जाते हैं। एक मिनट, अगर पुरुष बाहर चले गए तो पीछे गांव कैसे चलते हैं? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पीछे जो आबादी बचती है उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है और आर्थिक रूप से गांव उन्हीं पुरुषों द्वारा भेजे गए पैसों पर चलता है, जिसे रेमिटेंस कहते हैं। ओह, तो महिलाएं पीछे से खेती, पंचायत और पूरा परिवार चलाती हैं। ये तो सच में एक रेमिटेंस इकोनॉमी की कहानी है। सही कहा। और अगर भविष्य देखना हो तो शिशु लिंगानुपात देखना पड़ेगा। राज्य का आंकड़ा 935 है, जिसमें किशनगंज 971 के साथ आगे है। ये 971 का आंकड़ा तो उम्मीद जगाता है। इसका मतलब आने वाली पीढ़ी में भेदभाव कम हो रहा है ना? बिल्कुल। शिशु लिंगानुपात आने वाले 20 सालों की सामाजिक दशा का आईना होता है और वैशाली इसमें सबसे पीछे है 904 के साथ, तो वहां सुधार की गुंजाइश है। तो जनसंख्या के बाद अब थोड़ी बात उन ताकतों की करते हैं जो इन आबादियों को बसाती और उजाड़ती हैं। मेरा मतलब है नदियां। गंगा नदी को ही ले लीजिए। हाँ, गंगा तो जीवन रेखा है। बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार से निकलती है। कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। और पटना में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, करीब 99 किलोमीटर। पर जहां गंगा ठहराव लाती है, वहीं एक नदी ऐसी है जो पूरी तरह से बागी है। आप कोसी नदी की बात कर रही हैं, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। हाँ, कोसी। कोसी के बारे में पढ़ते हुए मुझे लगा जैसे वो एक बेचैन मुसाफिर है जो किसी जीपीएस को फॉलो नहीं करता, अपना रास्ता खुद बनाता है। और अपने दिशा बदलने के लिए ही कोसी पूरे भारत में सबसे ज्यादा बदनाम है। ये नेपाल के गोसाईथान से निकलती है और सुपौल से एंटर करती है। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि अचानक रास्ता बदलती क्यों है? नदी तो बस ढलान के साथ बहती है ना? ढलान ही वजह है, पर तरीका थोड़ा अलग है। देखिए, कोसी नेपाल के खड़ी ढाल वाले पहाड़ों से आती है। तेजी से आते हुए अपने साथ भारी मात्रा में गाद और मिट्टी ले आती है। जब वो बिहार के समतल मैदान में आती होगी तो रफ्तार अचानक कम हो जाती होगी। एग्जैक्टली। रफ्तार कम होते ही सारी मिट्टी उसी के रास्ते में जमा होने लगती है। फिर एक पॉइंट आता है जब नदी अपने ही लाए गाद से अपना रास्ता रोक लेती है। बाप रे, अब पानी तो रुकेगा नहीं, तो वो नया रास्ता ढूंढ लेता है मिट्टी के बगल से, और इस नए रास्ते में जो खेत या गांव आते हैं वो डूब जाते हैं। सही कहा। इसलिए इसे विकास का आधार कम और विनाश का कारण ज्यादा माना जाता है। नदी का ये रूप सच में डरावना है। पर इन बागी नदियों के अलावा झीलों की भी पूरी दुनिया है, जैसे बेगूसराय की कंवर झील, जो एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील बताई जाती है। और ये बिहार की पहली रामसार साइट भी है। पर एक बात पूछूं, मैं धनुष तो जानती हूँ, पर ये ऑक्सबो झील बनती कैसे है? एक नदी झील में कैसे बदल जाती है? ये कोसी के ही शिफ्टिंग नेचर से जुड़ा है। जब नदी समतल मैदान पर बहती है तो वो सीधी नहीं, सांप की तरह घुमावदार रास्ते से बहती है। इन्हें मियांडर्स कहते हैं। अच्छा। समय के साथ बहाव से किनारे कटते हैं, फिर नदी उस लंबे यू शेप रास्ते को छोड़कर एक छोटा सीधा रास्ता पकड़ लेती है। तो जो पुराना घुमावदार रास्ता था वो अलग हो जाता है और वहां पानी जमा रह जाता है। ओह, तो वो बचा हुआ हिस्सा बैल के गले के पट्टे या धनुष जैसा दिखता है, इसलिए ऑक्सबो झील। जैसे नदी ने अपना पुराना कोट उतार कर फेंक दिया हो। सही एग्जाम्पल है। और कंवर झील का रामसर साइट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रवासी पक्षियों का बड़ा आश्रय है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। इसी तरह पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क भी है, जो क्षेत्र में बाघों का एकमात्र आवास है। और जमुई की नागी और नकती झीलें भी हैं। हाँ, ये सारी जगह बायोडाइवर्सिटी के लिए निहायत जरूरी हैं। अब नदियों के इस बागी अंदाज और जंगलों से ध्यान उन ऐतिहासिक घटनाओं पर जाता है जो इस जमीन पर घटी हैं। बिहार राज्य की स्थापना तो 22 मार्च 1912 को हुई थी ना? हाँ। पर यहाँ की बगावत की कहानियां सदियों पुरानी है। एक किस्सा तो हैरान कर देने वाला है, वीर कुंवर सिंह का। 1857 की क्रांति के नेता। जगदीशपुर से उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था।
मैंने पढ़ा कि जब वो गंगा पार कर रहे थे, उन्हें कैप्टन डगलस की गोली लग गई। और उन्हें लगा कि जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी ही तलवार से अपना हाथ काटा और गंगा मैया को समर्पित कर दिया। वाह, ये किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। उस घायल अवस्था में भी अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। ये जुनून उस मिट्टी की धरोहर है। और ये आग वहीं नहीं बुझी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देखिए। जयप्रकाश नारायण, जिसे पूरा देश जेपी कहता है, हाँ, दिवाली की रात का किस्सा, जब हर तरफ पटाखे चल रहे थे, वो हजारीबाग जेल की 17 फुट ऊंची दीवार फांद कर निकल गए और सीधा नेपाल के जंगलों में गए और आजाद दस्ता बनाया छापामार लड़ाई के लिए। चंपारण सत्याग्रह के पीछे भी राजकुमार शुक्ला नाम के एक जिद्दी किसान का हाथ था, जिन्होंने गांधी जी को वहां आने पर मजबूर कर दिया। पर ये तो बड़े आंदोलन थे। 2 घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने मुझे वाकई हैरान कर दिया। आप लोटा और नंगा विद्रोह की बात कर रही हैं ना? हाँ, लोटा विद्रोह 1856 में मुजफ्फरपुर में। एक लोटे के ऊपर विद्रोह। कैदियों से पीतल के बर्तन छीनकर मिट्टी के बर्तन दिए गए और उन्होंने बगावत कर दी। समझ नहीं आया कि मिट्टी के बर्तन से अचानक क्या परेशानी हो गई। देखिए, भले ही वो बर्तन हो, पर समाज शास्त्र में पीतल उस वक्त आत्मसम्मान और पवित्रता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने पीतल छीनकर मिट्टी का बर्तन इसलिए दिया ताकि उनका आत्मसम्मान तोड़ा जा सके। तो ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। कैदियों ने अपनी आजादी नहीं मांगी, पर अपना सम्मान नहीं छीनने दिया। और छपरा का 1930s का नंगा विद्रोह भी ऐसा ही था। कैदियों ने फैसला किया कि वो विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे और जेल में नंगे रहेंगे जब तक स्वदेशी कपड़े नहीं मिलते। ठंड में नंगे रहना कितना बड़ा कष्ट है, पर गुलामी की पोशाक से बेहतर उन्हें नंगे रहना लगा। ये बगावत किसी बड़े नेता की मोहताज नहीं थी। बिल्कुल, ये आम आदमी के भीतर की आग थी। आज भी उस मिट्टी के अनूठेपन को जीआई टैग्स के जरिए पूरी दुनिया पहचानती है, जैसे मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का जारदालू आम और सिल्क, मगही पान, सिलाओ का खाजा और मिथिला का मखाना। इन्हें किसी और जगह उगाए नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का भूगोल और माइक्रो क्लाइमेट काम आता है। मिट्टी का पीएच लेवल और कोसी गंगा के मैदानों का पानी फसलों को एक अनूठा डीएनए देता है। जीआई टैग सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है। सही बात है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए तो साफ है कि बिहार सिर्फ एक बाउंड्री नहीं है। यहाँ का आग और बर्फ जैसा मौसम, प्रवास वाले आंकड़े, कोसी जैसी नदियाँ और आत्मसम्मान वाला इतिहास सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और हमें फिर से एग्जामवेदा एकेडमी का शुक्रिया करना चाहिए, जिनके कंटेंट ने बीपीएससी और बाकी एग्जाम्स के लिए इतने गहरे और क्लियर फैक्ट्स प्रोवाइड किए हैं। ये किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। वाकई फैक्ट्स के पीछे का कारण समझने से याद रखना आसान हो जाता है। पर जाते जाते एक सवाल दिमाग में चल रहा है। बोलिए, क्या सवाल है? क्या किसी भूभाग का भूगोल वहां के लोगों को बागी बनाता है? जैसे कोसी आजाद है, उसका रास्ता तय नहीं, तो क्या उसके किनारे बसने वाले लोग भी हमेशा आंदोलनों में आगे रहे? गया का टेम्परेचर एक्सट्रीमिज्म दिखाता है, तो क्या यही एक्सट्रीमिज्म लोगों के इरादों में भी है? ये सोचना बहुत दिलचस्प है। अगर कोसी शांत होती तो क्या वहां के लोगों को हर साल घर बसाने का संघर्ष करना पड़ता? जो सदियों से प्राकृतिक आफतों से लड़ रहा है, उसके लिए मिट्टी के बर्तन या कपड़ों के लिए लड़ाई लड़ना कोई छोटी बात होगी? एक बात तो तय है कि मिट्टी और लोगों का रिश्ता किसी सीधे एक्सरे जैसा नहीं है। यहाँ मिट्टी में बागी नसें दिखाई देती हैं। एक ऐसा भूगोल जो इतिहास लिखता है। और क्या जमीन का मौसम ही किसी पीढ़ी के विचार तय करता है? ये सवाल आगे सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।